गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का 9वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आपका टॉपिक दे रखा क्या, मृदा सॉइल। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें आपको स्पीकर होगी मृदा के बारे में। इसलिए 8 पाठों को आपने क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक पाठ को स्टडी किया होगा और प्रत्येक वीडियो लेक्चर को आपने देखा होगा। ऐसे ही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। किसी भी प्रकार से किसी पाठ में कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता के उस चीज का समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। देखिए, जो आपका टॉपिक नॉर्मल सा टॉपिक है मृदा पर आधारित। मृदा के बारे में किसको क्या जानकारी नहीं होती। मृदा अपना जीवन ही अपन पले पोसे बड़े होते हैं। जो भी अपना पोषण की प्रक्रिया जितनी भी प्रकार का प्रोसेस संपन्न होता है वो साथ मृदा पर आधारित है। अर्थात मृदा ही सभी का क्या बताएगी जीवन का आधार है। क्या मृदा अपने घर पे बैठ के अपन बना सकते हैं? नॉट पॉसिबल। मृदा को सामान्य तौर पर अपने घर पे बनाना पॉसिबल नहीं है। मृदा का कृत्रिम रूप से संश्लेषण करना पॉसिबल नहीं है कि किसी भी कंडीशन में मृदा को कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता है। मृदा एक प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जनरेट होने वाली सामग्री है या संसाधन है जो प्रकृति ने प्रदान कर रखा है। तो प्रकृति की हर वस्तुएं की अलग अलग क्या होती है, अलग अलग वेराइटी होती है और अलग अलग विशेषता के आधार पर अलग अलग गुणधर्म प्रदर्शित करती रहती है। तो बेसिकली आप देखते हैं मृदा एक प्राकृतिक संसाधन बताया गया। मृदा क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मृदा का निर्माण प्रकृति के द्वारा जनरेट होता है। मृदा को कृत्रिम विधि से संश्लेषित करना पॉसिबल नहीं है। मृदा को कृत्रिम विधि से संश्लेषित या पॉजिटिव में लिख सकते हैं निर्माण करना संभव नहीं है। ये बात आपके दिमाग में रहे कि आपको जितनी भी रेत दिख रही है आपको कि रेत तो हर स्थान पर पड़ी रहती है। रेत का क्या मतलब? मृदा क्या एक प्रकार की रेत है, मिट्टी। मृदा से तात्पर्य क्या है? सामान्य भाषा पर क्या बोलते हैं? मृदा को ही बोलते हैं मृदा, मिट्टी, रेत, धूल या धूल भी कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? धूल। दिमाग बात है कि तो ये सारे मृदा की प्राइवेसी वर्ड दे रखे अपने जहाँ पे अपने प्रीवियस के अनुसार जो वर्ड अपन यूज करते हैं उसके अनुसार अपन काम में ले सकते हैं। तो मृदा, मिट्टी, रेत, धूल या धूल जो सामान्यतः पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली प्राकृतिक संसाधन बताया गया है। मृदा का विस्तार देखें तो मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैली रहती है या पाई जाती है। जो कि आपके सेंटेंस सुटेबल करने के अकॉर्डिंग आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैली रहती है और मृदा सभी का एक आधार है। मृदा के बिना किसी की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। मिट्टी या मृदा या रेत के बिना किसी की भी कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। अपना सभी का आधार क्या है? मृदा ही है। सभी को जीवन या आवास जो भी उसकी आवश्यकता आपूर्ति करने में मृदा की भूमिका रहती है। और मृदा को नष्ट किया जाए तो क्या अपन हवा में नाच सकते हैं? नॉट पॉसिबल। हवा से कोई खाना प्राप्त होता है क्या आपको? मान लो आपको आकाश में डाल दे 10 फुट के ऊपर, आपको जमीन से 10 फुट ऊपर रखते तो क्या वहीं पर आप बैठ सकते 10 फुट? पॉसिबल नहीं, क्योंकि मृदा सभी का आधार है।
दिमाग बादाम मद्दा 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 ही सभी का आधार है। मद्दा ही सभी घटकों का आधार है। घटक कौन कौन से आपको बताएं? जैविक घटक तथा अजैविक घटक। घटक दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, जैविक घटक और दूसरे अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत आपके आते हैं जीव जंतु तथा पेड़ पौधे। जीव जंतु व पेड़ पौधे। और अजैविक घटक के अंतर्गत वायु, जल, मृदा, पहाड़, झीलें, जितने भी बताए उतने क्या इन सभी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो सभी के लिए क्या बताएगी? मृदा ही सभी का आधार बताई गई। मृदा के बिना किसी की कल्पना करना पॉसिबल नहीं होता है। बात रहेगी तो सिंपल बात के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि मृदा के बिना किसी की कल्पना करना पॉसिबल नहीं। तो देखिए जो आपके सामने वर्ड मेंशन कर रखे हैं उसको एक बार पुनः दोहराइए और फिर आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है। मृदा के अन्य नाम अपने आसपास भाषा क्या जानते हैं? मृदा मिट्टी, रेत, धूल या धूल के नाम से भी जानी जाती है। मृदा को कृत्रिम विधि से संश्लेषित या निर्मित या निर्माण करना संभव नहीं है। मृदा का किसी भी प्रकार से प्रयोगशाला में अपना निर्माण नहीं कर सकते। ये प्राकृतिक चीज है और प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैली रहती है। मृदा कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैली हुई लंबी से लंबी परत देखने को मिलती रहती है। मृदा ही सभी घटकों का आधार बताएगी। घटक मुख्य रूप से आप देखें तो दो प्रकार के होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक के रूप में जीव जंतु व पेड़ पौधे, जबकि अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं आपके जल है, वायु है, मृदा है, पहाड़ है, झीलें हैं, जितने भी प्रकार के आपके दिख रहे हैं जो असल घटक है, जो स्थिर अवस्था में रहते हैं, वो सारा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दिमाग बात रही तो सिंपल प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपने समझा कि मृदा अन्य वाले बताई गई। जैसे एग्जाम्पल बेस पे देखें तो कोई भी आपको बगीचा लगाना है या खेती कार्य करना है या कोई प्लांट लगाना है या कृषि कार्य, खेती कार्य या सजीवों के आवास की बात करें तो सभी को डायरेक्ट कहाँ पे निवास करवाया जाता है? मृदा ही उसकी आधार बताई जाती है। जैसे पौधों की बात करें, पौधों के लिए आप बात करें या फसल की बात करें, फसल या पौधों के लिए जितने भी प्रकार के पोषक तत्व, मान लीजिए अपने बात करें सब्जियों की तो अपन डायरेक्ट पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। परंतु क्या पेड़ पौधों कभी आपने खाना बना के दिया कि तू खाना खा ले? तो वो अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? अपन तो मान लो किसी भी प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता है या तत्वों की विशेष एलिमेंट्स की मान लो कमी होगी तो या तो उसको ढोल के रूप में ले लेते हैं या तो फल फ्रूट खा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने जो आवश्यक पोषक तत्व अपन क्या करते हैं आपूर्ति कर लेते हैं। परंतु पौधों को क्या किसी ने ऐसा करते हुए पाया गया कि मतलब पौधे को अपन खाना खिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? नहीं, अपन क्या रह रहे हैं, पौधे को मान लीजिए उगा देते हैं, खाद बीज दे देते हैं और पानी दे देते हैं। बाकी कई प्रकार के ऐसे पोषक तत्व होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ से प्राप्त होते हैं? मृदा से प्राप्त होते हैं। तो अपन बात करें कृषि कार्य और उसमें मिले फसल उत्पादन तथा पादपों के आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति, आवश्यक पोषक तत्व की आपूर्ति
उत्पत्ति मृदा से ही होती है। क्या बताया गया है कि जितने भी प्रकार के फसल कार्य कृषि या फसल से संबंधित बात करें या फसल उत्पादन से संबंधित बात करें तथा पौधों के आवश्यक पोषक तत्व तो जितने भी बताए जा रहे हैं वो सारे डायरेक्ट कहाँ से प्राप्त होते हैं, मृदा से प्राप्त होते रहते हैं। तो मृदा एक डायरेक्ट प्लांट देखें तो सभी के लिए आवश्यक घटक बताया गया है। बात करेगी तो आगे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये सिंपल पॉइंटों को आपने डिस्कस किया है। आगे देखते हैं मृदा के अलग अलग रूप भी होते हैं। मृदा ऐसे नहीं मृदा के सारे नमूने एक समान होते हैं, हर चीज की अलग अलग कोई कोई फैक्टर देखने को मिलता है, उसको फैक्टर करने का कार्य करता है। अर्थात अपन कह सकते हैं मृदा के अलग अलग क्षेत्र की मृदा क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी प्रदर्शित करती है। और मृदा जीवन से भरपूर है। मृदा में कई प्रकार के जीव जंतुओं का जीवन का आधार ही मृदा बताई गई। तो दिमाग बात रहेगी जैसे कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, केंचुआ है, कई प्रकार के ऐसे जीवाणु होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल बना के कहाँ रहते हैं, उनका आवास कहाँ रहता है, मृदा ही होती है। तो मिट्टी की परत को हटा दें तो फिर बाद में उनका आवास की कल्पना कर सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं कि मृदा की ऊपरी सतह को आपने हटा दिया, मिट्टी पृथ्वी से मान लो मिट्टी को आप हटा देते हैं तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के आवास की कल्पना करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दिमाग बात रहेगी। आगे देखते हैं अपन, देखिए कि मृदा जीवन से भरपूर बताई गई है और मृदा के अलग अलग नमूने को देखते हैं और उसमें अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेंगे। तो देखिए जो आपके सामने मेट्रो अपडेट करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बाद में अपन देखने जा रहे हैं कि मृदा जीवन से भरपूर कैसे और मृदा के नमूने अपन अलग अलग स्थान से लेते हैं तो उसमें किस प्रकार के फैक्टर उसको इफेक्टेड करते हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। हो गया होगा आपके स्क्रीनशॉट, देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। मृदा जीवन से भरपूर है। मृदा में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके पाए जाने की अलग अलग विशेषता के आधार पर डिपेंडेंट बात करती है कि मृदा का अपन नमूना लेते हैं, अलग अलग स्थान की मृदा या मिट्टी का अपन नमूना लेते हैं तो कौन सी मृदा में जीव जंतु अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं और कहाँ की मृदा की क्या विशेषता होती है उसके अकॉर्डिंग अपन बात जनरली करते हैं। वैसे मृदा के प्रकारों के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में अपन के विस्तार रूप से स्टडी आएगी, परंतु लेटेस्ट में अपन शॉर्ट में भी एक बार मैटर को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो आप जनरली देखते हैं मृस्थलीय मृदा, बगीचे की मृदा या घासीय क्षेत्र की मृदा, निर्माण कार्य के आसपास के क्षेत्र की मृदा, सड़क के किनारे की मृदा तथा खेत की मृदा की आप कुछ मात्रा लेते हैं या तालाब की मृदा भी आप ले सकते हैं। कहाँ की? तालाब की मृदा। तो अलग अलग क्षेत्र की आपने मृदा दी और फिर बाद में उसको देखते हैं तो उनमें कई प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखें तो फिर उसमें सभी हर चीज की सारी विशेषता एक समान नहीं होती। क्षेत्र के अनुसार, बेल्ट के अनुसार उसमें कई प्रकार की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, कई प्रकार के बदलाव आते हुए देखे जा सकते हैं। जैसे गार्डन की मिट्टी तथा सड़क के आसपास की मिट्टी की बात करें तो उसमें विभिन्न प्रकार के प्रदूषित तत्वों की मात्रा अधिक देखने को पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के प्रदूषित तत्व अधिक होते हैं। घासीय क्षेत्र तथा खेत या तालाबों के आसपास की मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी होती है और उसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की संख्या अधिक मात्रा में होती है और मिट्टी की अवधि पूर्ण रूप से शुद्ध बताई जाती है। तो अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग देखें तो उनका अलग अलग इफेक्ट होता है और उनके अलग अलग गुणधर्म प्रदर्शित होते हैं। तो जैसे अपन बात करें हर चीज में भिन्नता होना पॉसिबल बताया या नेसेसरी भिन्नता जनरेट होती रहती है। जैसे अपने परिवार की भी बात करें, अपने परिवार के एक ही पिता की 4-5 संतान है तो उसमें भी सभी भाइयों के गुणधर्म, उनकी प्रॉपर्टी, उनके रहन सहन के तरीके काफी सहयोग में देखें तो है तो एक ही संतान, एक ही बाप की संतान है, फिर भी उसमें भिन्नता किसकी वजह से उत्पन्न होती। तो वैसे वैसे देखें जैसे अपने में भिन्नता देखने को मिलती है वैसे वैसे मृदा में हर स्थान की मृदा में भी भिन्नता अलग अलग होती पाई जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि हर चीज में भिन्नता पाई जाती है। तो मृदा के अलग अलग नमूनों को लेते हुए और उसमें जीवन के अकॉर्डिंग देखें कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की संख्या को स्थिति करें
तो अपन को देखने को मिलता है कि अलग अलग स्थान की मिट्टी में अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीवों की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे विशेष करके आप देखते हैं या तो खेत की मृदा, तालाब की मृदा या सड़क के आसपास की या अलग अलग स्थान की मृदा के स्टडी करते हैं तो उसमें केंचुए वस्तुओं की मात्रा क्या होती है, अलग अलग देखने को पाई जाती है। फिर आगे अपन देखेंगे कि मृदा में अलग अलग प्रकार के घटक मिलने से मृदा क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। तो अपन जनरली बात कर सकते हैं प्लास्टिक तथा पॉलीथीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा प्रदूषण करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले कारक बताए गए। तो ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं, बगीचे की मृदा या सड़क के आसपास की मृदा में ऐसे फैक्टर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग बगीचे में गार्डन में घूमने जाते हैं, सड़क के आसपास घूमते रहते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सड़क के किनारे या फेंक देते हैं या बगीचे में जहाँ पे घूमने जाते हैं वहाँ पे डाल के आ जाते हैं, और उसकी वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जाता है कि उसमें कई प्रकार के प्रदूषक कारक बढ़ने से मृदा की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो मुख्य प्रदूषक के रूप में मृदा प्रदूषक बताएं तो आपके दिमाग में आता है प्लास्टिक व पॉलीथीन। पॉलीथीन विशेष करके मृदा प्रदूषक है, विशेष करके मृदा प्रदूषक है, जिसकी वजह से कई प्रकार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप इफेक्ट देखो तो देखने को आपको मिल सकते हैं। बात दिमाग में रहेगी। आगे अपन देखेंगे मृदा प्रोफाइल डायग्राम किससे करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मृदा की अलग अलग परतों पाई जाती है और अलग अलग परतों की अलग अलग विशेषता होती है, उसके आधार पर अपन अगले वीडियो लेक्चर में इसकी विस्तार रूप से करेंगे। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, इसको समझिए व्यवस्थित रूप से, पढ़ें, नोट्स बनाएं, किसी प्रकार का कंफ्यूजन और डाउट हो तो डायरेक्ट उसको उसका समस्या समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात है, गायत्री विद्या में मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाली नई वीडियो तो नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी, घर पेरेंट्स लोग से अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।